आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, महान संगीतकार जो तानसेन रामधेनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता जो थे, उन्होंने जो है कि सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक भी गिना जाता था। आज हम उन महान रत्न तानसेन के मकबरे के पास पहुँचे हैं और आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप जो सामने देख रहे हैं, ये उनके गुरु गौस जो थे, उनका जो है कि यह मकबरा है और ठीक उसके सामने जो है कि महान संगीतकार तानसेन जो है कि उनका मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी के पुरातन काल में आज एक ऐसे बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं, एक से एक बढ़कर संगीत प्रतिभाएं हैं, संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें से सर्वोपरि हैं। तानसेन के बारे में तथ्यों में कल्पना को मिलाकर अनेक किंवदंतियां लिखी गई हैं और इन कहानियों की ऐतिहासिक संगीत है। कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें नवरत्नों में से एक माना करते थे और उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, जो एक सम्मानजनक, जिनका अर्थ विद्वान व्यक्ति था। तानसेन एक संगीत और महान गायक थे, जिनकी भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी क्षेत्रों में कई संरचनाओं का श्रेय दिया जाता है और यह कहा जाता है कि वह एक वाद्य यंत्र वादक भी थे। उन्होंने संगीत वाद्य यंत्रों को लोकप्रिय बनाया और उनमें सुधार भी किया और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपराओं, जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है, के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक थे और संगीत और संरचनाओं में उन्होंने 16वीं शताब्दी के अध्ययन ने कई लोगों को प्रेरित किया और कई उत्तर भारतीय घराने, क्षेत्रीय संगीत विद्यालय उन्हें अपने वंश का संस्थापक मानते थे। तानसेन को उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं, कई नए रागों के निर्माण के साथ साथ संगीत पर 2 क्लासिक किताबें श्री गणेश स्रोत और संगीत सारा लिखने के लिए याद किया जाता है। तानसेन की जन्म तिथि और जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। किसी को इस बारे में पता नहीं कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था और किस गांव में हुआ था, लेकिन अधिकांश स्रोत उनका जन्म लगभग 1493 ईस्वी के आसपास मानते हैं कि उस वक़्त जो है कि लोगों का कहना है कि उस वक़्त उनका जन्म हुआ होगा। उनकी जीवनी पर भी अस्पष्ट है और कुछ सामान्य तत्वों के साथ कई परस्पर विरोध मौजूद भी हैं। तानसेन के बारे में व्यापक और विरोधाभासी किंवदंतियों से उनके बारे में ऐतिहासिक तथ्य निकालना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न कहानियों में सामान्य तत्वों के अनुसार बचपन में तानसेन का नाम रामतुल था। उनके पिता मुकुंद राम, जिन्हें मुकुंद गौड़ या मुकुंद चंद के नाम से भी जाना जाता था, ग्वालियर के एक धनी कवि और कुशल संगीतकार थे, जो कुछ समय के लिए वाराणसी में एक हिंदू मंदिर के जो है कि पुजारी भी रह चुके हैं। कहानियों ने कुछ इस तरह से बताया गया है कि कुछ संकरणों के अनुसार यह माना जाता है कि तानसेन पैदाइशी मूक थे और 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं जानते थे, वो बोल नहीं पाते थे। तानसेन ने आधुनिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में अपनी कला सीखी और उनमें निपुणता हासिल की। उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अपना अधिकांश वयस्क जीवन रीवा के हिंदू राजा रामचंद्र सिंह के दरबार और संरक्षण में बिताया, जहां तानसेन की संगीत क्षमताओं को अध्ययन ने उन्हें व्यापक प्रसिद्धि और अनुयायी प्राप्त किए। वह राजा रामचंद्र सिंह के करीबी विश्वास पात्र थे और वे मिलकर संगीत बनाते थे। दोनों तानसेन की प्रतिष्ठा ने उन्हें मुगल सम्राट अकबर का ध्यान आकर्षित किया और जिन्होंने राजा रामचंद्र सिंह के पास दूत भेजकर तानसेन को मुगल दरबार में संगीत के साथ शामिल होने का अनुरोध किया।
तानसेन ने शुरू में जाने से इनकार कर दिया था और एकांत में चले जाना चाहते थे, लेकिन राजा रामचंद्र सिंह ने उन्हें अकबर के दरबार में भेज दिया। 1565 में लगभग 60 वर्ष की आयु में तानसेन, जो अभी भी एक वैष्णव संगीत थे, पहली बार अकबर के दरबार में आए। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय लोकाचार के निर्माण में तानसेन का प्रभाव केंद्रीय था। कई वंशज और शिष्य उन्हें अपने वंश का संस्थापक मानते हैं। हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत के कई घराने उनके वंश से कुछ संबंध होने का दावा करते हैं। इन घरानों के लिए तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक भी रहे हैं। तानसेन ने एक हुसैनी से शादी की है। इस शादी से उन्हें 4 बेटे और 1 बेटी हुई थी। सूरज सेन, सरस सेन, तरंग खान, बिलास खान और सरस्वती, सभी 5 अपने आप में कुशल संगीतकार बन गए और सरस्वती ने सिंघलगढ़ के मिश्रा सिंह से शादी की थी, जो एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे। एक किंवदंतियों में कहा जाता है कि तानसेन की शादी अकबर के मेहरुल निसा नाम की बेटी से भी हुई थी। तानसेन के प्रारंभिक जीवन और स्कूली शिक्षा के बारे में पौराणिक मौलिक संकलन विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि कहानी की उत्पत्ति हिंदू किंवदंतियों, वैष्णववाद या मुस्लिम किंवदंतियों, सूफीवाद में हुई है। हिंदू संस्करणों में हिंदू भक्ति संत और कवि संगीतकार स्वामी हरिदास का तानसेन पर प्रमुख प्रभाव था। इस्लामिक जीवनियों में कहा जाता है कि मोहम्मद गौस नामक सूफी मुस्लिम फकीर ने तानसेन को प्रभावित किया था। बॉनीवेट दक्षिण एशिया अध्ययन में विशेषज्ञों वाले संगीत के प्रोफेसर के अनुसार स्वामी हरिदास को तानसेन के शिक्षक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और यह स्पष्ट है कि तानसेन मोहम्मद गौस से भी जुड़े थे, लेकिन सबूत बताते हैं कि तानसेन किसी भी धर्म से कम संगीत के साथ अधिक संबंध थे। तानसेन ने 6 साल की उम्र में से ही संगीत की प्रतिभा उनकी जो अंदर जो प्रतिभा थी वो दिखना शुरू हो गई थी और वह कुछ समय के लिए स्वामी हरिदास के शिष्य भी रहे थे, जो कि वृंदावन के प्रसिद्ध संगीतकार और राजा मान सिंह तोमर के 1486 से 1516 ईस्वी के शानदार ग्वालियर दरबार के सदस्य थे, जो गायन की ध्रुपद शैली के विशेषज्ञ रखते थे। उनकी प्रतिभा को पहले ही पहचान लिया गया था और ग्वालियर किले के शासक ने ही उस्ताद को सम्मानजनक उपाधि तानसेन से सम्मानित किया था। हरिदास उस समय एक महान शिक्षक माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन का अपने गुरु के अलावा कोई समकक्ष नहीं था। हरिदास से तानसेन ने न केवल ध्रुपद के प्रति प्रेम बल्कि स्थानीय भाषा संरचनाओं से भी रुचि प्राप्त हुई। यह वह समय था जब भक्ति परंपरा संस्कृत से स्थानीय मुहावरे, ब्रज भाषा और हिंदी की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही थी। और तानसेन की संरचनाओं ने भी इस प्रवृत्ति को उजागर किया। उनकी प्रतिष्ठा के दौरान तानसेन के पिता की मृत्यु हो गई और वह घर लौट आए, जहां ऐसा कहा जाता है कि वह एक स्थानीय शिव मंदिर में गाते थे। कहानियों में कहा जाता है कि जीवन में उल्लेख है कि तानसेन की मुलाकात सूफी फकीर मोहम्मद गौस जो है उनसे हुई थी और गौस के साथ बातचीत ने तानसेन पर एक मजबूत सूफी प्रभाव डाला। बाद में अपने जीवन में उन्होंने कृष्ण और शिव जैसे पारंपरिक रूपाखंडों का आह्वान करते हुए ब्रज भाषा में रचना करना जारी रखा। अकबर के दरबार में तानसेन जैसे संगीतकारों उपस्थिति मुगल सम्राट के भीतर हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को स्वीकार करने और एकीकृत करने का प्रयास था। तानसेन अकबर के दरबार के बहुमूल्य रत्नों शाब्दिक 9 रत्नों में
रत्नों में से एक माने गए। उन्हें वहाँ सम्मानजनक उपाधि मियाँ तानसेन नामक मिला। कहा जाता है कि तानसेन के नाम के संबंध में मौतें नहीं है। कुछ का कहना है कि तानसेन का उनका नाम नहीं है, उनको मिली उपाधि थी। तानसेन मौलिक कलाकार थे। वे स्वर ताल में गीतों की संरचना भी करते थे। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहला ग्रंथ है संगीत सार, दूसरा जो ग्रंथ है राममाला, तीसरा जो है श्री गणेशोत्तम। भारतीय संगीत के इतिहास में ध्रुपद गायकार जो के रूप में तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा। इसके साथ ही ब्रजभाषा के पद साहित्य का संगीत के साथ जो अटूट संबंध रहा है, उसके संदर्भ में भी तानसेन चिरमयी रहेंगे। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के रत्न थे। उस कारण उनका बड़ा सम्मान था। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सुना रहता था। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास उच्च कोटि के संगीतकार थे। वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उनकी प्रेरणा से बालक तानसेन के बचपन से ही संगीत की शिक्षा पाई थी। स्वामी हरिदास के पास तानसेन के 12 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा पाई और वहीं उन्होंने साहित्य एवं संगीत शास्त्र का भी शिक्षा प्राप्त किया था। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि कई सारे यहाँ पर जो है कब्रें हैं। यहाँ पर बहुत कई सारे जो है कब्रें हैं और हम जो है कि तानसेन की कब्र के बिल्कुल नज़दीक ही जो पहुँच चुके हैं। उस तरफ गौस जो है उनके गुरु माने जाते थे और उस तरफ जो आप ठीक वहाँ पर देख रहे हैं वह जो है कि तानसेन की कब्र है। जो संगीत सम्राट, महान संगीत सम्राट जिन्हें कहा जाता है कि जो अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे, ऐसे महान संगीत सम्राटों जो है उनके कब्र यहाँ पर बनाई गई है। और कहा जाता है कि राजा ने बहुत सारी उस वक़्त जो है कि हिंदू रीति रिवाज का ध्यान रखा गया था। तो संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के देश यात्रा जब निकले थे तब उन्होंने जो है कि अनेक स्थानों पर यात्रा की और वहाँ उनके संगीत कला की प्रस्तुति और बहुमूल्य प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन गुजारने लायक धन की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। एक बार वह रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में गाने आए। उन्होंने तानसेन के नाम तो बहुत ही सुना था पर गायन नहीं सुना था। उस दिन तानसेन का गायन सुनकर राजा रामचंद्र मुग्ध हो गए और उसी दिन से तानसेन रीवा में ही रहने लगे और उन्हें राज्य गायक के रूप में हर तरह की आर्थिक सुविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक सम्मान भी दिया गया। तानसेन 50 वर्ष की आयु तक रीवा में रहे। इस अवधि में उन्होंने अपनी संगीत साधन को मोहक और ललितपूर्ण बना लिया। हर ओर उनकी गायकी की प्रशंसा हो रही थी। अकबर के ही सलाहकार और नवरत्नों में से एक अब्दुल फजल ने तानसेन की संगीत की प्रशंसा में अकबर की चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया कि तानसेन को अकबरी दरबार का नवरत्न होना चाहिए। अकबर तो कला पारखी थे ही, ऐसे महान संगीतकार को रखकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए वे बेचैन हो उठे। आप देख सकते हैं यह मोहम्मद को जो है कि यहाँ पर और भी जो कई सारी जो है कब्रें बनी हुई हैं। उनके बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है, पर यह उनके गुरु मोहम्मद गौस की कब्र है। और इस यहाँ पर जो है कि ठीक सामने जो है ये देख सकते हैं यह संगीत सम्राट तानसेन की जो है कि कब्र है। इस कब्र में जो है कि आप देख सकते हैं अंदर और भी जो 2-3 कब्रें हैं उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं, पर यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि वह तानसेन जो है महान संगीत सम्राट जो तानसेन है, ये जो है कि ये उनकी कब्र यहाँ पर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर यह महान संगीतकार जो है संगीत सम्राट जो है कि तानसेन जो है कि यह उनकी कब्र है। उनके जो गुरु हैं उनके ठीक सामने।
तो इस तरह से ये जो ग्वालियर किले के लगभग 1-1.5 किलोमीटर जो है कि बाद ये पड़ता है। वहाँ से आपको किसी से भी आप पूछेंगे तो यहाँ पर आपको वो रास्ता बता देगा कि यहाँ पर कहाँ जो है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। और बहुत ही भव्य जो है कि यहाँ पर कई सारे मकबरे हैं जिनके बारे में इतनी कुछ खास जानकारियाँ नहीं है, लेकिन यह जो है कि महान संगीतकार जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक गिने जाते थे, ये उनको यहाँ पर उनकी जो है कि बनाया गया है, उनकी कब्र जो है कि यहाँ पर बनाया गया। उन्होंने तानसेन को बुलावा भेजा और राजा रामचंद्र को पत्र लिखा, किंतु राजा रामचंद्र ने अपने दरबार के ऐसे कला रत्न को भेजने के लिए तैयार न हुए। बात पड़ी और युद्ध तक पहुंच गई और बहुत मनोबल के बाद भी राजा रामचंद्र नहीं माने तो अकबर ने मुगलिया सल्तनत की एक छोटी सी टुकड़ी तानसेन को ज़बरदस्ती लाने के लिए भेज दिया। पर राजा रामचंद्र जुदेव और अकबर के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और अकबर के सभी सैनिक मारे गए। इसमें रीवा राजा के भी कई सैनिक मारे गए, जिससे अकबर क्रुद्ध हो गया और वह बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजी और रीवा के राजा फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। तब तानसेन रीवा के राजा के पास पहुंचे और उन्होंने युद्ध न करने की अपील की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तानसेन जी का मकबरा। यहीं पर जो आप ठीक सामने जो है कि तानसेन जी जो है उनका जो है कि यह मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से यह बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जितने भी पर्यटक आते हैं उन्हें ये ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए वो जो है कि वहाँ पर लिखा हुआ है। तब तानसेन रीवा के पास पहुँचे और युद्ध न करने की अपील की, पर राजा बहुत ही जिद्दी थे। उनकी बातें नहीं मानी और अकबर के दरबार में संदेश भेज दिया कि यदि बादशाह याचना पात्र भेजे तो मैं तानसेन को भेज दूंगा। अकबर भी छोटी छोटी सी बात पर राजपूतों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब अकबर ने याचना पत्र भेज दिया। तब राजा रामचंद्र जुदेव ने संघर्ष समान तानसेन को दिल्ली भेज दिया और एक बड़ा युद्ध टल गया। अकबर के दरबार में आकर तानसेन पहले तो खुश न थे, लेकिन धीरे धीरे अकबर के प्रेम ने तानसेन को अपने निकट ला दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से यह तानसेन का मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर जो है कि उनके गुरु जो है उनके ठीक सामने ही यह बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है। वहाँ पर जाकर आप नज़दीक से भी देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई है और आसपास जो है कि कई सारे और भी मकबरे यहाँ पर बने हुए हैं। जो है कि चांद खां और सूरज खां स्वयं न गा सके, आखिर मुकाबला शुरू हुआ। उसे सुनने वाले ने कहा यह गलत राग है। तब तानसेन ने शास्त्रीय आधार पर उस राग की शुद्धता सिद्ध कर दी और शत्रु अब शांत हो गया। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल रत्नों में से एक थे। तानसेन को अपने दरबार में लाने के लिए अकबर की सेना और रीवा के बाघेल राजपूतों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। अकबर के दरबार में तानसेन को नवरत्न की ख्याति मिलने लगी। इस कारण उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद तानसेन ठाकुर सन्मुख सिंह पिनकार से मुकाबला हुआ। वे बहुत ही मधुर बीन बजाते थे। दोनों में मुकाबला हुआ, किंतु सन्मुख सिंह बाजी हार गए। तानसेन के भारतीय संगीत को बड़ा आधार दिलाया। उन्होंने कई राग रागियों की भी संरचनाएं की। मियाँ की मल्हार, दरबारी, कन्हाड़ा, गुजरी तोड़ी या मियाँ की तोड़ी तानसेन की ही देन है। कहा जाता है कि तानसेन कवि भी थे। उनकी काव्य कृति के नाम थे रागमाला, संगीत सार और कड़े स्रोत। रागमाला के आरंभ में दोहे दिए गए हैं। सुरमुनि पर ना करीब, सुगम करो संगीत, तानसेन वाड़ी सरस, जान गान की प्रीत। तानसेन के जीवन पर कई हिंदी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें अधिकतर कहानियां हैं कि उनमें कुछ तानसेन 1943 और रंजित मूवी टोन द्वारा
निर्मित एक संगीतमय हिट जिसमें कुंदन लाल सहगल और खुर्शीद बानो ने अभिनय किया था। तानसेन 1958 संगीत सम्राट तानसेन और 1962 में ऐतिहासिक संगीतमय बैजू बावरा। 1952 में तानसेन भी एक केंद्रीय पात्र है, हालांकि ज़्यादातर पृष्ठभूमि में ही रहते हैं, जो उनके ही समकालीन के जीवन पर आधारित है। तानसेन के पुराने चित्रों से उनके रूप रंग की जानकारी मिलती है। तानसेन का रंग सांवला था, मूछें पतली थी और वह सफ़ेद पगड़ी बांधते थे, सफ़ेद चोला पहनते थे, कमर में फेटा बांधते थे। ध्रुपद गाने में तानसेन कोई बराबरी नहीं कर सकता था। तानसेन का देहावसान 80 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका देहांत 80 साल के हो गए थे, तब तक वो गाते थे और तब उसके बाद ही उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस खां की समाधि के पास दफनाया जाए। वहाँ आज भी समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। उनकी स्मृति के सम्मान में बेहद में तानसेन की कब्र के पास हर साल दिसंबर के एक राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे तानसेन समारोह के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी का किला अकबर के दरबार में तानसेन के कार्यकाल में सजीवता से जुड़ा हुआ है। सम्राट के कक्षों के पास बीच में एक छोटे से द्वीप पर एक तालाब बनाया गया था, जहां आज भी संगीत में प्रस्तुतियां दी जाती हैं। आज यह टैंक, जिसे अनूप तालाब कहा जाता है, सार्वजनिक दर्शक कक्ष दीवाने आम के पास देखा जा सकता है। एक केंद्रीय मंच जहां 4 फुट ब्रिज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रागों का प्रदर्शन किया करते थे और सम्राट और उनके चुनिंदा श्रोता उनके सिक्कों से सम्मानित किया करते थे। तानसेन का कथित निवास भी पास में ही है। बुध ग्रह पर एक कैटर का नाम कि तानसेन के सम्मान में रखा गया है। कहानियाँ कहती हैं कि अकबर दरबार के इतिहासकार के लेखों और घरानों के साहित्य में तानसेन की अधिकांश जीवनी असंगत और चमत्कारिक किंवदंतियों से भरी हुई है। तानसेन के बारे में किंवदंतियों में राग मेघमल्हार के साथ बारिश लाने और राग दीपक का प्रदर्शन करके दीपक जलाने की कहानियाँ भी प्रचलित हैं। राग मेघमल्हार अभी भी मुख्य धारा के प्रदर्शनों की सूची में है, लेकिन राग दीपक अब ज्ञात नहीं है। बिलावल ठाट, पूर्वी ठाट और खमाज ठाट में 3 अलग अलग प्रकार मौजूद हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा यदि कोई हो तानसेन के समय के दीपक से मेल खाता है। अन्य किंवदंतियों जंगली जानवरों को ध्यान से सुनने या उनकी भाषा में बात करने की उनकी क्षमता के बारे में बताती है। एक बार एक जंगली सफ़ेद हाथी को पकड़ लिया गया था, लेकिन वह भयंकर था और उसे वश में नहीं किया जा सकता था। अतः में तानसेन ने हाथी के लिए गाना गाया जो शांत हो गया और सम्राट उस पर सवारी करने में सक्षम हो गए। कहा जाता है कि राग दीपक के बारे में यह कहानी है कि एक दिन जलने वालों ने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। इन सब में बादशाह अकबर से तानसेन से दीपक राग गवाए जाने की प्रार्थना की गई थी। अकबर को बताया गया था कि इस राग को तानसेन के अलावा और कोई ठीक नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गया और तानसेन को दीपक राग गाने की आज्ञा दे दी गई। तानसेन ने इस राग का अनिष्टकारक परिमाण बताए बिना ही राग गाने से मना कर दिया था। फिर भी अकबर का राजहट नहीं टला और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। दीपक राग गाने से जब तानसेन के अंदर अग्नि राग भी शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमंडल हो गया।
सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला में धड़क उठा। लेकिन हालत में तानसेन वडनगर पहुँचे। वहाँ भक्ति कवि नरसिंह मेहता की बेटी कुंवरबाई की बेटी समिस्था की बेटी तारा रीरी ने मल्हार राग गाकर उन्हें जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई महीनों बाद तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। शरीर के अंदर ज्वर बैठ गया था। आखिरकार वह ज्वर फिर उभर आया और फरवरी 1586 में इसी ज्वर ने जो है कि उनकी जान ले ली। अकबर ने उनसे कहा कि वह उनके गुरु का संगीत सुनना चाहते हैं। गुरु हरिदास जो तानसेन के गुरु हुआ करते थे, तो अकबर ने जब उनसे ये बात कही तो गुरु हरिदास तो अकबर के दरबार में आ नहीं सकते थे, लिहाजा इसी निधिवन में आकर हरिदास का संगीत अकबर जो है कि संगीत सुनने आए थे। अकबर हरिदास से इतने प्रभावित हुए कि वापस जाकर उन्होंने तानसेन से अकेले में कहा कि आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं आसपास भी नहीं हैं। फिर तानसेन ने जवाब दिया, जहाँ पना हम इस ज़मीन के बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो फ़र्क तो होगा ही ना। तानसेन की मृत्यु का वर्ष उनकी अधिकांश जीवनी की तरह अस्पष्ट है। कोई इस बारे में ठीक से नहीं बता सकता। कहानियों में कुछ अलग लिखा है, इतिहासकारों ने कुछ अलग ही बताया है। कहा जाता है कि इस्लामिक इतिहासकारों द्वारा लिखित एक संस्करण के अनुसार तानसेन की मृत्यु जो है कि 1586 में दिल्ली में हुई थी। अकबर और उनके दरबार के अधिकांश लोग अंतिम संस्कार में जुलूस में शामिल हुए थे, जो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार पूरा हुआ था। हिंदू इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अन्य संस्करणों के साथ साथ अबू फजल द्वारा लिखी अकबरनामा में उनकी मृत्यु की तारीख 26 अप्रैल 1589 को बताई जाती है। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में ज़्यादातर हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया गया था। तानसेन के अवशेषों को ग्वालियर में उनके सूफी गुरु शेख मोहम्मद गौस के मकबरे के परिसर में दफनाया गया है, जहां हर साल दिसंबर में तानसेन को मनाने के लिए ग्वालियर में एक वार्षिक उत्सव जो है कि तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। तानसेन जो इतने बड़े शास्त्रीय संगीत जो आज भी जो है कि उनके जैसा जो है कि राग दीपक या फिर जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी कहानियाँ जो लिखी गई हैं उसके बारे में जो है कि आज भी उनकी यहाँ पर जो है पूजा जो होती है और यहाँ पर उनके कार्यक्रम का दिसंबर में जो है कि यहाँ पर होती है। यहाँ पर देश विदेश से जो है कि पर्यटक आते हैं और आप जो देख रहे हैं ये उनके जो गुरु थे, वो उनके जो पहले जो गुरु थे वो हरिदास थे, जो जिनसे उन्होंने बचपन में जो है कि कई सारी जो है कि राग शास्त्रीय संगीत और कई सारी चीज़ें जो है कि हरिदास जी से सीखी थी। और जो उनके गुरु थे उनसे जो है कि उन्होंने जो मोहम्मद गौस थे उनसे जो है उनसे जो सीखे थे इसलिए उन्हें दूसरा भी गुरु कहा जा सकता है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह जो तानसेन है ये अकबर सम्राट के नहीं भारत के भी नवरत्नों में से एक गिने जाते हैं। आज के वक्त में भी उनके जैसा कोई महान संगीत सम्राट जो है कि इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं वह जो है कि वहाँ पर तानसेन जी के जो है कि मकबरा वहाँ पर बना हुआ है। इस परिसर में ऐसे कई सारे मकबरे हैं यहाँ पर जिनके बारे में इतनी पता नहीं, बस तानसेन जी का जो मकबरा है वो और ठीक उनके सामने जो उनके जो गुरु रह चुके गौस खान उनका मकबरा बना हुआ है और बाकी कई सारे यहाँ पर मकबरे हैं जिसके बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं है।
आप जब इस परिसर में आएंगे तो यह ग्वालियर किले से तकरीबन जो है कि 1-1.5 किलोमीटर दूरी है। वहाँ पर बहुत सारे जो है कि बाज़ार हैं, और वहाँ पर जो आपको जो है कि किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।